नमस्कार। मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी। दोस्तों, कुछ वक्त हुआ जब जानी मानी पत्रकार गजाला वहाब की एक किताब आई थी, बॉर्न अ मुस्लिम, सम ट्रुथ्स अबाउट इस्लाम इन इंडिया। इस किताब को पढ़ने में मुझे थोड़ी देर हो गई, लेकिन पढ़ लेने के बाद मुझे ये इतनी ज़रूरी किताब लगी जिस पर बात की जानी चाहिए, जिसके ज़रिए बहुत कुछ समझा जा सकता है। आज हमारे कार्यक्रम की ख़ास मेहमान गजाला वहाब जी ही हैं और हम उनसे बातचीत करने भी जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये सोच रही हूँ कि मुसलमान हैं कौन, और ख़ास तौर से आज हमारे देश में ऐसा माहौल क्यों बनता जा रहा है कि मुसलमान किसी दूसरे ग्रह के कोई एलियन या कोई अवांछित तत्व जैसे बनते जा रहे हैं। उनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। मुसलमानों के अस्तित्व से इतने सारे सवाल जोड़कर उन्हें इतने कटघरों में आए दिन खड़ा कर दिया जाता है, मानो वे सिवाय गुनाहगार के कुछ हैं ही नहीं। ऐसा करने वाले कभी ये फर्क समझ ही नहीं पाए कि इस देश को लूट कर ले जाने वाले मुसलमान हमलावर और थे, और इसी देश को अपना समझकर यहाँ बस जाने वाले मुसलमान कोई और। इस देश की ज़मीन को ताजमहल की खूबसूरती से सजाने वालों ने पहले इस देश की धरती को अपना माना था, तब इसे अपनी कला, संस्कृति, साहित्य, वास्तुशिल्प, खान पान, वेशभूषा और मौसीकी से सजाया था। हैरानी की बात है कि हमें इस देश को लूट कर चले जाने वाले तो हर पल याद रहे और उनसे भरपूर नफरत भी की, पर इसी देश में रहकर इसे सहेजने सजाने वालों को हम आज तक अपना नहीं पाए। अगर हम सिर्फ अपनी ही बात करें तो हमारे जैसे हजारों लाखों लोग आज अपने को मजबूर महसूस करते हैं। हम मजबूर हैं अपनी उन यादों के चलते जिनमें हमने इस देश की गंगा जमुनी संस्कृति की सिर्फ बातें ही नहीं सुनी हैं, बल्कि उसे बाकायदा जिया है। वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना सिर्फ सुनी पड़ी ही नहीं है, उसे साक्षात देखा भी है। और सच पूछें तो रंग, जाति, नस्ल, धर्म, संस्कृति, मान्यताओं के इतनी विविधता वाले इस देश में ऐसा होना कोई बड़ी बात थी भी नहीं। ये वाकई सभी को समेटकर साथ लेकर चल सकता है, तभी तो कायम है अब तक। ऐसी आबो हवा में सांस लेने के बाद आज की हवा में सांस लेना तब बहुत मुश्किल हो जाता है जब हम पाते हैं कि ये वक्त और हालात उन सिद्धांतों और आधार से बिल्कुल अलहदा है जिस पर कभी इस देश का संविधान तक लिखा गया था। हमने तो कॉमिक्स तक में कार्टूनिस्ट प्राण के हम सब एक हैं जैसी कहानियों में बचपन गुजारे हैं। फिर ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के डॉक्टरेट जब दावे के साथ ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो सच नहीं था, तो हमारा चकराना लाजिमी सा हो जाता है। बहुत से सवाल जो मन में उठे, उन्हीं के साथ हमने बात की बॉर्न अ मुस्लिम, सम ट्रुथ्स अबाउट इस्लाम इन इंडिया की लेखिका गजाला वहाब साहिबा से। गजाला जी, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका हिंदी की बिंदी में। थैंक यू सो मच। गजाला जी, आप एक भारतीय मुसलमान हैं, एक महिला हैं और पत्रकार हैं, और पत्रकारिता में भी आप उस बीट को रिप्रेजेंट करती हैं जो अपने आप में बहुत मायने रखता है। इन तीनों की ही हालत आज इस देश में सवालों के दायरे में है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि आप इन तीनों के ही रूप में अपनी स्थिति को आज कहाँ पाती हैं? एक्चुअली मैंने कभी इस तरीके से सोचा नहीं था। मैंने कभी भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को इस तरीके के कंपार्टमेंट्स में नहीं डाला है कि मैं महिला हूँ, मैं डिफेंस कवर करती हूँ या मैं मुस्लिम हूँ। मुझे कभी इस इन किसी भी तीनों आइडेंटिटीज में से अगर किसी एक आइडेंटिटी के बारे में कभी थोड़ा बहुत एहसास हुआ है, वो सिर्फ महिला होने का हुआ है। वो इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान में, एक्चुअली हिंदुस्तान गलत कह रही हूँ, दुनिया भर में डिफेंस की एक ऐसी बीट है जहाँ पे महिलाएं थोड़ी कम है। तो मैं बाहर भी, इंडिया के बाहर भी जब कभी गई हूँ अपने काम के सिलसिले में, डिफेंस के काम के सिलसिले में, तो बाहर के जर्नलिस्ट जब मिलते हैं, पूरी दुनिया के जर्नलिस्ट इकट्ठे होते हैं, कई सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ सारे जर्नलिस्ट मिलते हैं, तो वहां पर भी उस जमघट में भी महिलाएं कमी होती हैं। तो अगर कोई हिंदुस्तान को से आया है या हिंदुस्तान प्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो महिला कर रही है, तो थोड़ा सा वहां पर भी हैरानी होती है।
तो सिवाय इस एक आइडेंटिटी के मुझे अपने और किसी भी आइडेंटिटी का एहसास आज से पहले नहीं हुआ। और आज मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब से ये मेरी किताब आई है, तो ऑब्वियसली किताब का विषय ऐसा है कि अ, मुस्लिम होने की आइडेंटिटी इस वक्त सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट हो गई है। वो लोग जो मेरे साथ इतने सालों से काम करते थे, मतलब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, बट बाकी इसी बीट पे दूसरे जर्नलिस्ट जो हैं, उन्होंने शायद कभी मुझे मुस्लिम के नाते नहीं देखा, महिला के नाते जरूर देखा, मगर ये नहीं सोचा कि एक ये आइडेंटिटी भी है जो जी। कि अब थोड़ी सी सामने आ गई है और कुछ ज्यादा बाकी आइडेंटिटीज को पे हावी हो गई है। सो ये रिसेंट एक डेवलपमेंट है। मैम देखिए, जहाँ तक इस देश की बात है, इस देश में मुसलमान कोई 2-4 दिन से नहीं रह रहे थे, वो सदियों से हैं। और जिस तरह से मतलब उनके बीच में और दूसरे लोगों के बीच में कभी कोई खटपट हुई भी, तो ये खटपट वैसी ही थी जैसे 4 बर्तन एक साथ होते हैं तो वो खटपट होती ही है, लेकिन उसमें तारतम्यता या उसमें शांति बनाए रखने का काम उसका होता है जो अपने आप को उस जगह का मुखिया कहता है। तो यहाँ पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी की राजनीति है वो इस देश को कहां से कहां ले आई है? देखिए, ये सवाल का जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। ये तो सब हर तरफ हमारे बहुत ही जाहिराना तौर पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये राजनीति पिछले 7-8 साल की नहीं है। ये एक सिलसिला था जो काफी साल पहले शुरू हुआ था। मेरे हिसाब से तो ये 20वीं सदी के शुरू के दशक में ही शुरू हो गया था, आजादी से भी पहले। इसी इसी राजनीति का, इसी सिलसिले का एक कड़ी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इस वक्त। वो भी इसी माहौल से, इसी से पनपे हैं, इसी सोच के शिकार रहे हैं, या इसी सोच के शामिल रहे हैं इसी सोच में। तो ये हालात हमारे, अब हमें लगता है कि इससे ये बहुत बिगड़ गए हैं। पर जब मैं अपनी किताब की रिसर्च कर रही थी, स्पेशली मैं उस चैप्टर की रिसर्च कर रही थी जिसमें मैंने मार्जिनलाइजेशन की बात की है, तो मुझे खुद हैरानी हुई कि एक्चुअली ये सोच कितनी पुरानी है। और ये हमारी आपसी भाईचारे का ही नतीजा था कि इसको 100 के भी ऊपर साल लगे इस आज के हालात में पहुंचने में। अगर हमारा ये वसीयत अपने भाईचारे का, ये गंगा जमनी तहजीब की वसीयत इतनी पुख्ता नहीं होती, तो शायद ये जो हम अब आज अलगाववाद देख रहे हैं, दिलों में दूरियां देख रहे हैं, ये 60-70 साल पहले ही दिख जानी चाहिए थी। क्योंकि तब तो हमारी पार्टीशन की यादें भी और ज्यादा ताज़ा थी। तब तो वो बैगेज, वो जनरेशन जिंदा थी जिन्होंने वहां तकलीफें उठाई थी। तो वो जनरेशन तो निकल गई, बट अब उनके बच्चे जिन्होंने एक्चुअली इसमें से कुछ भी नहीं सहा होगा, सिर्फ सुना है, उनके अंदर इतना गुस्सा, उनके अंदर इतना जुनून भर गया है। तो ये मेरे हिसाब से पॉजिटिव तरीके से देखा जाए तो ये हमारी जड़ें दिखा रहा है कि कितनी मजबूत रही हैं इतने सालों में, कि अभी तक हम इसको बर्दाश्त या इसको हमने काबू में रखा हुआ था। अब हालात बिगड़ रहे हैं, तो हो सकता है वापस ठीक भी हो जाए, क्योंकि हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं। अगर माहौल बदलेगा, अगर ये आपने जैसे कहा जो मुखिया है, जो सरगना है, अगर उसका रवैया बदलेगा, इसमें तो मुश्किल दिख रहा है अभी प्रेजेंट हालात में, बट हो सकता है बदल जाए। मतलब कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर में कोई भी बदलाव आ सकता है। तो अगर ये बदल जाएगा तो मेरे ख्याल से शायद इस माहौल में भी बदलाव आ जाएगा और हम वापस अपनी वसीयत, जो हमारी असली वसीयत है, हम वापस उसको क्लेम कर लेंगे। जी, अगर मैं आपकी बात को ही समझने की कोशिश करूं मैम, तो थोड़ा सा पीछे जाके हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद का मुसलमान अपने लिए और अपनी मान्यताओं के लिए सिर्फ थोड़ी गुंजाइश चाहता था। उस समय उसकी बहुत ज़्यादा मांगे नहीं थी, बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं थी, वो एक बहुत सहज सरल सी उपस्थिति थी उसकी। लेकिन एक लंबे अरसे तक मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस के साथ बने रहने की वजहों में ये भी एक वजह हुआ करती थी। फिर इस तस्वीर का बदलता हुआ आप कब और कैसे देखती हैं? देखिए, हालात बदलते हैं, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन बदलती है,
तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बदलती हैं। अब पहले ज़माने में ये था कि आपको ज़िंदा रहने के लिए या एक इज़्ज़त भरी ज़िंदगी गुज़ारने की आपकी रिक्वायरमेंट, ज़रूरतें कम थी। जी। अब आप दुनिया भर के देख रहे हैं कि कहाँ लोगों के पास क्या-क्या सुविधाएँ आ गई हैं। उनके ये राइट्स की कॉन्शियसनेस आ गई है कि ये हमारे संवैधानिक हकूक हैं, तो हमें ये मिलने चाहिए, ये हमारे साथ हुआ है, तो ये गलत हुआ है। तो ये मतलब ये एक बदलते वक़्त की और हमारे अवेयरनेस की एक निशानी है कि हमें ज़्यादा ये कॉन्शियसनेस आ गई है कि जो हमारे साथ हुआ है या जहाँ पर गलत हुआ है, तो वो गलत हुआ है, उसको हम ज़ाहिराना तरीके से पॉइंट आउट करें और हम बताएँ कि ये ठीक नहीं था, ऐसे नहीं होना चाहिए था। जी, जी। अ, मेरे हिसाब से ये जो पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं, ये जो सिटिज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिज़नशिप की जो प्रोटेस्ट्स हैं, ये इसी कड़ी का एक हिस्सा है कि लोगों ने रियलाइज़ किया कि हम इतने साल काफ़ी चीज़ें अवॉइड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं या झेल लेते हैं ये सोच के कि चलो ठीक है, आगे ठीक हो जाएगा। बट ये करना से शायद अगले को बढ़ावा मिल रहा है, उसको लग रहा है कि ये भी हम बर्दाश्त कर लेंगे और कोई बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये रेजिस्टेंस इसका नतीजा है, इस कॉन्शियसनेस का, इस ग्लोबल अवेयरनेस का कि एक तरीके का आपको जैसे यू नो आपको एक जगह पे अटल हो जाना है और बोलना है बस इसके आगे हम नहीं झुकेंगे या हवा के थपेड़े के सामने जैसे कहा जाता है वो पेड़ अगर फ्लेक्सिबल है तो वो झुकता है, बेंड करता है ताकि खड़ा रह सके। बट एक पॉइंट होता है जब आप कहते हैं कि नहीं मैं ये झेलना चाहता हूँ, मैं ये तूफान को मैं देखता हूँ कहाँ तक मुझे ये कुचल देगा। तो आई सपोज ये वो है। लेकिन मैम यहाँ तक तो हम बात को मान सकते हैं कि मतलब तूफान के सामने वही पेड़ टिक पाते हैं जो उस समय झुक जाते हैं, लेकिन तूफान के सामने झुक जाना और जड़ से उखड़ जाना और उखाड़ के फेंक दिया जाना, ये तो दो अलग बातें हुई। बिल्कुल सही बात है, तभी मैं बोल रही हूँ ना कि अब तक तो ये था कि वो झुक के वो फ्लेक्सिबिलिटी थी कि चलो ठीक है, थोड़ा इधर झुक गए, थोड़ा उधर झुक गए, छुपा लिया अपने आप को, जैसे नाम बदल दिए या आइडेंटिटी अज्यूम कर ली कुछ और, तो वो एक तरीके के से सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट्स थी, सर्वाइव करने के तरीके थे कि आप किसी तरीके से अपने आप को इधर से उधर बचाए रखें, नजर में आने से रोक लें। मगर ये पिछले 2 साल जो मैं आपको बता रही हूँ, इसका ये इसी वजह से मतलब ये है कि आपने अब डिसाइड कर लिया कि अब हम ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये झुकना, झुकाना, ये इधर से दब जाना, उधर से दबाव सह लेना, ये नहीं करेंगे। अब हम अटल खड़े रहेंगे, ये देखते हैं कि ये तूफान कहाँ तक हम पर हावी होता है या कहाँ तक हम इसको झेल पाते हैं। जी। अ, ये जो आपकी किताब है बॉर्न अ मुस्लिम सम ट्रुथ्स अबाउट इस्लाम इन इंडिया, तो मैं इसकी पूरी विषय वस्तु को ही देखती हूँ तो ये एक बहुत ईमानदारी से और बिल्कुल न्यूट्रल तटस्थ भाव से होकर लिखी गई किताब है। तो इसी आधार पर मैं आपके नज़रिए से ये जानना चाहती हूँ कि ये जो आज का मुसलमान है, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ी कमी आप क्या महसूस करती हैं? मेरे हिसाब से एक हिंदुस्तानी मुसलमान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वो अपने आप को, अपने मजहब को ठीक से समझे और कोशिश करे जितना ज्यादा वो अगले को समझा सके। वो किसी को इसी तरीके से समझा सकता है जब वो उसको खुद अपनी लाइफ में जी रहा है, उसको वैसे ही प्रैक्टिस कर रहा है। अगर आप कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है सामने वालों को दिखाने के लिए कि ये इस्लाम का असली रंग रूप है। तो एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है। आपका दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात मेरी ये है कि वो सबसे बड़ी कमी क्या है जो इस समय ये समुदाय की? हाँ, कमी सबसे बड़ी मुस्लिम्स में जो मुझे नजर आती है, हिंदुस्तानी मुसलमानों में, वो ये है कि उनको अपने ऊपर भरोसा कम है। वो जो चीजें खानदानी पुश्तैनी तौर से मानते आए हैं कि इस्लाम ऐसा है, हमको ये करना चाहिए, अब वो उस पे सवाल उठाते हैं और बिकॉज वो सवाल उठाते हैं तो वो उनको एक्सट्रीम हार्ड लाइन थिंकर्स, उलेमा, इनसे राय लेने की जरूरत पड़ जाती है क्योंकि उनकी इनसिक्योरिटी इतनी है कि हम शायद मजहब ठीक तरीके से फॉलो नहीं करते, हमारे बाप दादा जो की जो रवायत थी वो शायद ठीक नहीं थी। तो
यही वजह है कि अब हम बहुत हद तक देख रहे हैं कि इस्लाम हिंदुस्तान में जो एक ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ मजहब था, मतलब बंगाल का मुस्लिम थोड़ा सा अलग था पंजाब वाले मुसलमान से, और केरला का अलग था मध्य प्रदेश के मुसलमान से या कश्मीर के मुसलमान से। अब हमें एक तरीके का ब्रॉड ब्रश देख रहे हैं, जैसे एक यूनिफॉर्मिटी सी आ रही है कि हम सबको इसी तरीके से काम करना है, इतना ही झुकना है जब हम नमाज पढ़ते हैं, और इतना सीधा खड़ा होना है। या हमें जब हम वजू करने जब नमाज से पहले वो होता है जब आप हाथ मुंह धोते हैं, तो हम जब वो करने जा रहे हैं तो इतना पैर को उठाना है, इतना झुकाना है। ये डिटेल्स, ये कट्टरपंथी ये पहले नहीं थी, मतलब इतना हर चीज में। या लड़कियों के ऊपर है कि आपको हिजाब करना है तो ऐसे करिए कि आपका उंगली का नाखून तक दिखाई ना दे, या आपको सिर्फ आंख अगर दिख रही है तो मास्क इसके ऊपर ऐसे कवर कीजिए, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें सबसे बड़ी कमजोरी इस वक्त है कि आपने अपनी रवायत, अपनी खानदानी तरीका जो था मजहब को फॉलो करने का, आपने उसको दरकिनार करके ये सोच लिया कि हम जो कुछ करते आ रहे थे ये गलत है क्योंकि आसान है। तो हमें मजहब को और मुश्किल बनाना है, अपनी जिंदगी में और मुश्किलात भरनी है, ताकि जो रास्ता मुश्किल भरा है, जो रास्ता कठिन है, वही सही रास्ता है। तो ये सबसे बड़ी कमजोरी है। मैम, जब भी भारतीय मुसलमान की बात होती है, एक ऐसा विषय है जो हमेशा सामने उठकर आता रहा है और आता रहेगा। मैं बात कर रही हूँ सच्चर कमेटी की। सच्चर कमेटी एक ऐसी कमेटी थी कि जिसने मुसलमानों को पहली बार एक नए तरह की प्रतिनिधित्व के साथ, एक नई तरह की परिभाषा के साथ रेखांकित किया था और एक नई बहस के दायरे में ला दिया था। तो इस पर मैं आपकी एक संक्षिप्त टिप्पणी चाहूँगी। देखिए, सच्चर कमेटी एक आई थिंक बहुत ही सच्चाई से उन्होंने अपना काम किया था, और जो भी उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, एक आम मुस्लिम के लिए ये एक जीती जागती सच्चाई थी। वो उनको शुरू से ये बात पता थी, उनके हालात क्या है उनको पता थे। पर एटलीस्ट सच्चर कमेटी ने ये किया कि इसको पब्लिक डोमेन में लेके आ गए, और जो लोग सोचते थे और मेरे ख्याल से ये गलतफहमी का शिकार नहीं है, ये लोग तो जानबूझ के ही गलत सोचना चाहते थे कि मुस्लिम जो है वो एक पैम्पर्ड माइनॉरिटी है, उनको सरकार से सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, उनको तो शुरू से सरकार ने अपीस किया है, तुष्टीकरण उनका हुआ है शुरू से। तो ये सोच को एक रियलिटी चेक मिला कि एक्चुअली अगर ये सच होता तो उनकी हालत ये नहीं होती जो सच्चर कमेटी ने दिखाई। वो अलग बात है कि उसकी जो रिकमेंडेशंस थी वो सही मायनों में सरकार इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। हालांकि उसके बाद उन्होंने एक और कमेटी अपॉइंट की, वो कंदू कमेटी, ये देखने के लिए कि सच्चर कमेटी की इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ है। बट ऑब्वियसली उनके रिकमेंडेशन जो सच्चर कमेटी से काफी मिलती जुलती थी, उसको भी दरकिनार कर दिया, क्योंकि इंटेंशन ही नहीं था उनको इम्प्लीमेंट करने का। क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको ये करना था कि आप पहले एक्सेप्ट करते कि ये जो सालों का प्रोपेगेंडा है ये झूठ है। आप पहले इस झूठ को कबूलते और फिर आप कहते कि अब हम यही सब करने चाहते हैं। जब आप यही नहीं कर रहे हैं तो आप इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे? आप कह रहे हैं हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, बट जो ज्यादा पिछड़ा हुआ है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी का फायदा कैसे उठा सकता है? क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी तो आपने सबको एक समान कतार में खड़ा कर दिया है ना, मगर जो पीछे है वो कैसे आएगा? तो उसको उस समान कतार में लाने के लिए भी तो कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा, ताकि वो बाकियों के बराबर आके खड़ा हो, फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाए। तो मेरे ख्याल से अगर आपकी नियत ठीक होती तो सच्चर कमेटी के काफी सारे इम्प्लीमेंटेशन रिकमेंडेशंस इम्प्लीमेंट अभी तक हो गई होती। बहुत मुश्किल नहीं थी। सबसे पहले तो मेरे ख्याल से जो सबसे आसान और जिससे सबसे ज्यादा सैलिटरी होती है, जिसका सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट मुस्लिम्स पे पड़ता, वो अगर आप दिखा देते, साबित कर देते कि जहां जहां जरूरत है वहां पर उनके साथ इंसाफ हो रहा है। ये जो फेक केसेस हम फाइल करे हुए हैं जगह जगहों पे, पुलिस ने किसी भी वजह से, वो केसेस का अब आप उनके साथ इंसाफ कर रहे हैं।
आज के ही अखबार में आया है, 2 लड़के और 9 साल के बाद छूटे हैं क्योंकि उनके अगेंस्ट कोई एविडेंस कोर्ट में पुलिस पेश नहीं कर पाई। तो ये तो आई थिंक हर हफ्ते या हर 15 दिन में एक या किसी 2 लोगों की खबर आई जाती है जिनको कोर्ट 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, मैं तो ऐसे भी इंसान को जानती हूँ जिसको 21 साल के बाद छोड़ा है और वो बेगुनाह था क्योंकि, और वो अंडर ट्रायल था, वो 21 साल तक अंडर ट्रायल था। तो ये अगर आपने यही कर दिया होता कुछ हद तक, तो एटलीस्ट एक कॉन्फिडेंस कम्युनिटी में आ जाता कि हाँ आपकी नीयत ठीक है, ये स्टेप आपने ले दिया है, लॉ इन्फोर्समेंट को कह दिया कि ये इजी विक्टिम, ये स्केपगोट नहीं है, डू योर वर्क प्रॉपर्ली, अपनी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली करें। फिर नेक्स्ट स्टेप आगे आता, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो वो बाहर निकलने का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो फिर वो अपने गली मोहल्ले से, वहां से बाहर पब्लिक स्कूल्स में भी आने का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता। बिकॉज सबसे बड़ा इस वक्त जो रिस्ट्रिक्शन है मुस्लिम पे, सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, वो यही है, जो एक इनसिक्योरिटी है कि उनके अंदर हिम्मत नहीं हो पाती है कि अगर हम अपनी लड़कियों को अपने एरिया से लेट्स से 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर भेजें और कुछ दंगा फसाद हो गया या कुछ भी हो गया तो क्या होगा। आप परसों तक, पिछले हफ्ते का ये जो केस है गाजियाबाद लोनी का, ठीक है, वो केस का अलग रंग निकल आया, बट यही फैक्ट कि कोई इंसान सिर्फ घर से बाहर निकल के नमाज पढ़ने तक जा रहा है, उसको भी घेराबंदी करके मारपीट की जा सकती है। पुणे में लड़का था, वो रमजानों में नमाज के बाद दोस्तों के साथ लौट रहा था, वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसको पीटा, इतना ज्यादा पीटा कि वो बेचारा मर गया। तो ये इनसिक्योरिटी जब तक आप नहीं दूर करेंगे, कुछ भी प्रोग्रेस, चाहे वो एजुकेशन में है चाहे एम्प्लॉयमेंट में है, वो आ ही नहीं सकती है। ये जो मतलब आपकी बातचीत में तमाम पॉइंट्स मैंने देखे, ये जो पक्ष निकलकर सामने आ रहा है और हम सभी जानते हैं इसके बारे में, यही वो मतलब रंग था जहाँ पर एक शख्स अपने ही देश में अपने ही लोगों के बीच इस तरह से डरा सहमा हुआ है। यही अलगाववादी नीति हुआ करती थी जिसने इस गंगा जमुनी तहजीब वाले देश में भाजपा को कभी अलगाववादी नीति, अलगाववादी दृष्टिकोण के चलते 2 सीटों तक सीमित रखा था, लेकिन आज वो 300 से ज़्यादा सीटों पर अपनी दावेदारी साबित कर देते हैं, सत्ता में आते हैं, अपनी पसंद की राजनीति करते हैं, और ये स्थिति जिसे हम, आप और पूरी दुनिया देख रही है, ऐसी स्थिति बन जाती है। अब ऐसे में ये जो बदलाव है, इस बदलाव को आप जो देख रही हैं, इसमें किस वक्त की आहट आपको समझ में आ रही है? मतलब किस वक्त की आहट आप सुन पा रही हैं? अब मतलब ये स्थिति क्या करवट लेने जा रही है? देखिए, अगर मैं बिल्कुल सच्चाई से बात करूं तो मुझे भी काफी घबराहट है कि पता नहीं स्थिति ये आगे क्या, किस करवट मुड़े, क्या और ज्यादा बुरे हाल हो जाएंगे, क्या ये जो लोगों को एक एक जज्बा आ गया है जिसको वो कह रहे हैं कि हिंदू प्राइड की बात कर रहे हैं, या क्या ये आगे और बढ़ेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकती हूँ सिवाय इसके कि अगर हम वाकई में बदलाव चाहते हैं तो बदलाव कोई भी कम्युनिटी नहीं ला सकती है हिंदू को छोड़ के, क्योंकि ये जो हमारा ट्रांजिशन हुआ है, एक गंगा जमनी और मिली जुली तरीके की जिंदगी हमने जो इतने सालों से गुजारी है, एक दूसरे के साथ टॉलरेंस के साथ रहे हैं, कई चीजें नहीं पसंद आती होंगी, और ये बात सही है कि डिफरेंसेस बहुत रहे हैं कम्युनिटीज के बीच में, इसलिए अलग अलग मोहल्ले बने हैं, ये मुस्लिम्स के अलग मोहल्ले, हिंदूज के अलग मोहल्ले। वो मोहल्ले घेटोस नहीं थे, मोहल्ले थे, क्योंकि वो मुस्लिम एक साथ रहना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ किसी और को, बाहर वाले को जाने में परेशानी है या डर है, जो अब ओखला के जैसी जगहों पे होता है, या बॉम्बे में, मुंबई के बाहर मुंब्रा जैसे इलाकों में लोगों को डर है कि वहां क्या आएंगे, पता नहीं क्या होगा, कैसे मुस्लिम रहते हैं वहां पे, ये नहीं था। बट हमारे यहाँ शुरू से एक कम्युनिटी के लोग एक जगह रहना पसंद करते थे। हिंदू मुस्लिम की बात क्या कर रहे हैं आप, दिल्ली जैसी जगह में देख लीजिए, वो ये बंगालीज का अलग एरिया है, चितरंजन पार्क है, पंजाबी का एक अलग सेट ऑफ एरियाज हैं, पंजाबी बाग है या विकासपुरी, ये सब, तो वो वहां रहना पसंद करते हैं। तो ये शुरू से है कि कुछ कुछ हमारे यहाँ लोग अपने ही तरीके के लोगों में रहना पसंद करते हैं। फिर
जो वेजिटेरियन है वो नॉन वेजिटेरियन के घर में खाना पसंद नहीं करते हैं, शुरू से नहीं करते थे कि पता नहीं बर्तन एक हैं कैसे हैं, तो ये हमेशा से रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नफरत करते हैं एक दूसरे से। तो हम इस परंपरा के से निकल के आए हैं। अब ये डिफरेंसेस इस कदर कैसे बढ़ गए कि वो नफरत में बदल गए कि आपको अब अजान की आवाज बुरी लगती है, जो इतने सालों से सुन रहे थे बुरी नहीं लगी, बट अब इतनी बुरी लगती है कि वो उस पर लड़ाई हो जाती है। वो वीडियो बनाए जा रहे हैं कि वो मस्जिद में जाके लड़की ने, एक महिला थी, वो आई थिंक बॉम्बे का वीडियो आया था, वहां आके उन्होंने उधम मचाई इस तरीके के। और एक आप इंसिडेंट कर रहे होता है, और ये एक्चुअली नेचुरल इंसिडेंट नहीं है, ये ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा है, ये डेलिब्रेट है, आप जानबूझ के कर रहे हैं क्योंकि आप वहां पे एक टेंशन क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये सारा माहौल, ये सारा व्यवस्था एक सोचे हुई तरीके से की जा रही है। तो इसको, इस टाइट को, इस मूव या ये जो बदलाव हम देख रहे हैं, इसको बदलने का या इसको रिवर्स करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं लोगों की है जिन्होंने 2 सीटों से उसको 300 के ऊपर सीट्स दिलाई हैं। तो यही लोग हैं जो वापस 300 से 50 या 100 पे उनको ला सकते हैं, क्योंकि ये पावर उन्हीं के हाथ में है। जी। देखिए, आपने अपनी किताब में जिस ढंग से लिखा है उसमें आपकी अनुभूति भी है, यादें भी हैं, नज़रिया भी हैं, फैक्ट्स भी हैं, और जो यथार्थ है उसकी सही वस्तुस्थिति का आंकलन भी है। तो मैं इसी बात को मतलब आगे लेते हुए आपके नज़रिए से जानना चाहूँगी कि इस देश में जो सबसे बड़ी किताब मानी जाती थी वो होता था इस देश का संविधान। अगर आज संविधान ही अपने आप में सवालों के दायरे में आ जाता है तो किसी भी और आवाज़ के लिए या किसी और किताब के लिए गुंजाइश कितनी बचती है, चाहे वो आप लिखें या चाहे कोई और लिखे, या उसकी अहमियत कितनी रह जाती है फिर? मेरे ख्याल से चाहे उसको कोई पढ़े या ना पढ़े, जो हमारी कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री है, जो हमारी आज के सिचुएशन का वर्णन जो भी किताबें कर रही हैं, आई थिंक हर किताब एक किताब कम है। हमें हर किताब को, हर एक्सपीरियंस को दर्ज करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां देख सकें कि इस हालात में, इस माहौल में भी किस तरीके के व्यूज थे लोगों के, किस तरीके का दृष्टिकोण था, क्या सोच थी, और वो कैसे उसको जाहिर कर रहे थे, कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे। उन्हें इस तरीके से, शायद इस वजह से उनको ये भी शायद पता चले कि ये इस जब आने वाली पीढ़ी देखेंगे कि वो उस पोजीशन पे जब पहुंचे हैं, इसके पीछे कितना स्ट्रगल रहा है, कितनी जद्दोजहद रही है कि वो हम उस हालात पे पहुंचे हैं जिसमें वो हमारी इस आज की दौर के बारे में पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से हर किताब को क्रिटिकली देखना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं हो सकती है। वो अपने वक्त में जब लिखी गई है, वो उस हालात के रिस्पॉन्स में लिखी गई है, उस हालात की सिचुएशन जब जैसी थी वो उस सिचुएशन के तहत लिखी गई है। तो वो हर वक्त के लिए अल्टीमेट पत्थर पे लिखा हुआ डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता है। आप उसको क्रिटिकली देखिए, और देखने के बाद अगर आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, करिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फिर रहने दीजिए। बट द थिंग इज कि आप ये ना सोचें कि अगर इतने बड़े डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन को आप सवालिया नजर से देख रहे हैं तो मेरे जैसे टूटी की क्या औकात है इस माहौल में। बट ये गलत है। हर आवाज को सुनना को कोशिश करनी चाहिए कि वो सुनाई जाए, लोगों को सुनने में आए। और हर राइटर को कोशिश करनी चाहिए कि वो जो लिखना चाह रहा है उसको एक रीडरशिप मिले। नहीं मिले बदकिस्मत की बात है, बट कोशिश फिर भी करनी चाहिए। जी, बिल्कुल करनी चाहिए, और कोशिशों का ही नतीजा होते हैं परिणाम। वैसे आपने आवाज़ की बात की है, तो आप लेखिका भी हैं, पत्रकार भी हैं, और ये दोनों ही माध्यम एक आवाज़ की शक्ल हैं। लेकिन आज आवाज़ उठाना ही सबसे बड़ा इल्ज़ाम है, सबसे बड़ा जुर्म है, चाहे वो आप किसी भी रूप में उठा रहे हों। तो ऐसे में गज़ाला साहिबा, क्या आपको डर लगता है अपनी आवाज़ उठाते हुए? एक्चुअली ये सवाल मुझसे कई बार पूछा गया है, और हर बार मेरा जवाब यही है कि मालूम नहीं क्यों, बट मुझे अभी तक डर का एहसास नहीं हुआ है।
वो जिस वक़्त कुछ बड़े फ़ेमस लोग भी कहते थे कि उनको अब इंडिया में रहते हुए डर लग रहा है, मुझे उस वक़्त भी कभी एहसास नहीं हुआ कि मुझे डरने की कोई वजह है। हालाँकि मैं जानती हूँ डरने की वजह है और बहुत सारी है और मुझे कई लोग राय भी देते रहते हैं कि अ, थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, आजकल का माहौल ऐसा है, थोड़ा ध्यान रखो। मगर मालूम नहीं क्यों ये एहसास मुझे अभी तक अंदर से आया नहीं है और मेरे ख़्याल से एक बहुत पॉज़िटिव बात यही है कि ये एहसास मेरे अंदर नहीं आया है। क्योंकि अगर ये एहसास मेरे अंदर आ जाएगा, अगर अपने ही देश में रह के मुझे डर लगना शुरू हो जाएगा, तो मेरे ख़्याल से अ, आधे से ज़्यादा काम जो मैं कर रही हूँ, वो कर ही नहीं पाऊँगी। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी बात है कि अभी मुझे डर का एहसास नहीं है। हम दुआ करेंगे कि यह एहसास आपको कभी हो भी ना और आप इसी तरह से इतनी खूबसूरती से अपने काम करती रहें और इसी तरह की और उपयोगी किताबें, अहम किताबें आप लिखती रहें, हमारे सामने आती रहें। आपने हमसे बातचीत के लिए वक्त निकाला, इसके लिए गज़ाला साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।